जब आप किसी औरत के साथ कुछ करना चाहते हैं, मजे लेना चाहते हैं उसके शरीर के, तब आपको खुली हुई औरत चाहिए। और जब वो औरत आपकी बीवी होती है, बहन होती है, बेटी होती है, माँ होती है, तो वो आपको बंधी हुई चाहिए। कि गंदी बात है, पर नारी पे ध्यान रखना। नारी के ऊपर तो देखना ही पाप है। मेरे पास तो नारी आए ना, मुझे तो दूर से छुए, मैं तो भ्रष्ट हो जाऊंगा, मुझे तो नरक की प्राप्ति होगी। नारी तो मुझसे दूर से ही आशीर्वाद ले ले, पता चले बाबा जी जेल में दूसरे दिन। इस देश में ऐसी कौन सी दवाई बनी है जिसको खाने से लड़की पैदा होती है? सारी दवाइयां वैद्यों ने, हकीमों ने यही बना रखी है, इसको खाने से लड़का पैदा होता है। कुछ पुरुष बोलेंगे नहीं जी हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हमारे पास लाओ। किसी पुरुष से पूछ लो आप, नहीं मैं ताकतवर, मैं ताकतवर। लेकिन मेडिकल स्टोर्स पे जाके पूछो तो पुरुषों की हालत क्या है, वो मेडिकल वाला बता देगा कितने ताकतवर। देखिए एजुकेशन है ना, नारी को ऊपर लेके जाएगी। देखिए नारी बाहर काम करने निकल जाएगी तो नारी ऊपर जाएगी, नारी कोई ऊपर ऊपर नहीं जाएगी। नारी सत्य से विचलित हो चुकी है, नारी प्रेम से दूर हो चुकी है। उसका असली ध्येय प्रेम था, नारी की असली रूट प्रेम थी, नारी का भाव प्रेम था। तुमने उसके भी दाढ़ी मूंछ उगा दी। नमस्कार। आज के पॉडकास्ट में मैं आपका होस्ट शंकर पुरोहित आप सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं। और हमारे साथ हैं आज के पॉडकास्ट में अनमोल। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और जिस महत्वपूर्ण बिंदुओं की हम बात करेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट, आप सही मायने में इसका क्या अर्थ मानते हैं? मैंने किया है क्या औरत को कमजोर? आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, आपको अंदर से पता है, चूंकि आप आदमी हैं, आपको भी पता है कि औरत आखिर कमजोर क्यों है। हर चीज, हर रीति रिवाज, सब तरह से समाज में कोई सी भी रीति हो, वो सब औरत के खिलाफ है। मुंह से आप ज्ञान दे रहे हैं कि ये तो देवी है, इसके पैरों के नीचे तो जन्नत है, ये नहीं है तो ऐसा है, बेटियां तो बहुत अच्छी होती हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया बातें आप करते हैं। लेकिन आपके जहन में तो वही नाटकबाजी है ना जो इतने वर्षों पहले थी। आदमी होने के नाते खुद के मजे के लिए आपने औरत को सल्टा दिया, औरत को दबा दिया। अब आप ही बोल रहे हैं कि औरत ताकतवर बने। आप मन से चाहते भी हैं क्या? अपने दिल पे हाथ रख के कसम खाइए और अपने आप से पूछिए कि आप औरत की ताकत को पसंद करेंगे? औरत की ताकत तो आप अपने घर में पसंद नहीं करते। जब औरत आपको दो शब्द कह देती है तो आपकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे पता नहीं क्या कर दिया, क्योंकि आपके ईगो पे ठेस पहुंच जाती है। तो पुरुष अपना आधिपत्य रखना चाहता है। चाहता क्या है? उसके जहन में यही है, वो तो चाहता ही है। क्योंकि मैंने आपको कई बार बोला कि पुरुष एम्बिशियस है, पुरुष महत्वाकांक्षी है जी। आप बार बार औरत की ताकत की बात करते हैं। औरत ताकत है क्या? औरत की ताकत किसमें आपको मालूम है क्या? औरत की ताकत प्रेम है। उसका प्रेम भाव नष्ट कर दिया, औरत को भी मजबूर कर दिया आदमी बनने पे कि साहब तू भी ये कर वो कर। अगर औरत को वाकई में ताकतवर बनाना है ना, तो ये विवाह का सिस्टम हट जाना चाहिए जल्दी, जो इतने वर्षों से चल रहा है। बीमारी खुद ने पैदा कर दी, कैंसर खुद ने फैला दिया। अब इसका इलाज ढूंढ रहे हैं, कौन सी पैथी में मिलेगा? शायद आयुर्वेद में मिलेगा, एलोपैथी में मिलेगा, होम्योपैथी में कहीं नहीं मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ आपको, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है विवाह। विवाह बंधन के कारण औरत कमजोर हो गई है, कई कारणों से हो गई है, जिसमें आदमी का बहुत बड़ा हाथ है। तो क्या हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता के ऊपर ये बहुत बड़ा एक चोट नहीं होगी कि विवाह जैसी परंपरा को हम बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दें? सब आपकी संस्कृति है ना, मैं हाथ जोड़े आपकी संस्कृति के। मैंने वो संस्कृति कितनी है वो मुझे दिखती है, लोगों को भी दिखती है। समाज क्या है, संस्कार क्या है, अच्छी बातें क्या है, आपकी परंपराएं क्या है, वो सब दिख रही है मेरे को। ये जितने नौटंकीबाज लोग हैं ना, जो संस्कृति की बातें करते हैं, जो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, धार्मिक होने की बातें करते हैं, उनके पीछे की स्थिति क्या है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, है ना। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बताई जाती हैं, कई चीज़ें अपने आप अंडरस्टूड होती हैं, सामान्य व्यक्ति को भी पता है। ठीक है, तो औरत की जो हालत है ना, वो संस्कृति के कारण ही गड़बड़ हुई है। संस्कृति क्या है कि एक औरत शादी करके आदमी के घर आएगी? क्यों आएगी? कहाँ लिखा हुआ है बताओ मुझे आप? प्रकृति ने कहाँ दिया है ये संदेश कि औरत आदमी के घर जाएगी? क्यों जाएगी? एक औरत अपने माँ बाप के बीच में पली है, बच्ची बन करके, उसको प्यार मिला है, बहुत अच्छा जीवन मिला है जी। आपने ऐसा कल्चर पैदा कर दिया कि अचानक वो इतनी बंधी हुई थी पहले ही संस्कारों में, नाटकबाजियों में, अब वो अचानक एक व्यक्ति के सामने, अनजान व्यक्ति के सामने अपने कपड़े खोलेगी। ये कहाँ से आई चीज है? आपने तो निर्माण किया है ना इनका। कर्मकांड, हर तरीके के धर्मों के अपने अपने अनुष्ठान, सब चीजें। तो ये कहाँ से आया? आप मुझे बताएं ना, आपका ऑथेंटिक सोर्स क्या है? ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। जब सारा खेल ही खत्म कर दिया, जब रूट ही खराब कर दी, तो फिर आपकी फसल सही नहीं हो सकती। आप कितना ही नाटक कर लीजिए, कितनी अच्छी फिल्में बना लीजिए कि देखिए ये नारी को ऊपर लेके जाएगी, देखिए एजुकेशन है ना नारी को ऊपर लेके जाएगी, देखिए नारी बाहर काम करने निकल जाएगी तो नारी ऊपर जाएगी। नारी कोई ऊपर ऊपर नहीं जाएगी। नारी सत्य से विचलित हो चुकी है, नारी प्रेम से दूर हो चुकी है। उसका असली ध्येय प्रेम था, नारी की असली रूट प्रेम थी, नारी का भाव प्रेम था। तुमने उसके भी दाढ़ी मूंछ उगा दी। मैं उन दाढ़ी मूंछों की बात नहीं कर रहा जो सामने से दिखती है, मैं उन दाढ़ी मूंछों की बात कर रहा हूं जो आदमी को इंगित करती है,
जो ये संदेश देती है कि अगर नारी आदमी नहीं बनेगी ना तो बेकार है, और आदमी को भी इस बात से चिढ़ाया जाता है, क्या औरत वाली बात करता है, बिल्कुल। क्या चूड़ियां पहन रखी हैं, तो क्या चूड़ियां क्या है चूड़ियां, कि आदमी कमजोर इसलिए है कि उसने चूड़ियां पहन रखी हैं। चूड़ियां पहन- तो भैया औरत को कमजोरी का सबूत क्यों बनाया, औरत प्रेम का प्रतीक थी, तो औरत की जो रूट थी ना उससे अलग कर दिया प्रेम से। अब ला दी अपनी चीज, जैसे साइंस वाले बच्चे को बोल दिया जाए तू एक काम कर कॉमर्स की तैयारी कर, उसका जहन साइंस में चल रहा था, मन साइंस में था, वो एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा था, अब वो कॉमर्स में फेल हो गया, वो रो रहा है। तो जो मेन चीज थी वो खत्म कर दी गई है, मेन चीज पे काम नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कितना ही चिल्लाते रहें। औरत जितनी खुल रही है, जितनी आगे जा रही है, तो वो आपको लग रहा है आदमी होते हुए कि यार ये कितना गड़बड़ हो रहा है। जब आप किसी औरत के साथ कुछ करना चाहते हैं, मजे लेना चाहते हैं उसके शरीर के, तब आपको खुली हुई औरत चाहिए, और जब वो औरत आपकी बीवी होती है, बहन होती है, बेटी होती है, माँ होती है, तो वो आपको बंधी हुई चाहिए। बड़े ड्रामे कर रखे हैं आपने। तो आदमी ने सारे ड्रामे किए हैं, वो ड्रामे औरत के जहन में भी घर कर चुके हैं, औरत भी उनको मान के बैठी हुई है। पहले आदमी दुश्मन था औरत का, अब औरत खुद की दुश्मन बन चुकी है। खुद से नहीं हो रही चीजें सही तो दूसरी औरत पे इल्जाम लगा देती है। इसीलिए सास बहू की दुश्मन, बहू सास की दुश्मन, रिलेशंस औरत के जो आपस में एक दूसरे के दुश्मन। तो इन सब चीजों से कुछ नहीं होगा। औरत सत्य पे बैठ ही नहीं पा रही, और उसका सत्य प्रेम था। पहले वो दबी दबी होने के कारण इधर थी, अब खुला नाटक चल रहा है तो सत्य की इधर चल गई। दोनों स्थितियों में एक तरफ कुआ एक तरफ खाई है, मेन सत्य की तरफ नहीं है, इसलिए औरत के साथ गड़बड़ हो रही है। अनमोल, इसी से जुड़ाव करता हुआ एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है कि औरत औरत की दुश्मन बनती जा रही है। फिर महिला एम्पावरमेंट की हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि पुरुष प्रधान है, पुरुष अपना आधिपत्य महिला पर बनाता आया है और बनाए रखना चाहता है। तो क्या इस कड़ी में महिला भी जिम्मेदार नहीं है महिला की कमजोरी का? महिला जिम्मेदार है, मैंने कहा ना अभी आपसे, लेकिन वो बॉडी वाली महिला जिम्मेदार है। अंदर तो उसके भी आदमी घुस गया ना, आपने उसको भी तो आदमी बना दिया। आप में महत्वाकांक्षा थी, आपने औरत को महत्वाकांक्षा दे दी। अगर उसमें प्रेम भाव होता ना तो फिर वो ये जज नहीं करती कि लड़की है लड़का है। प्रकृति आपको जो भी दे रही है आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे, पहली चीज। और ये कितनी घटिया बात है जो इस देश में सदियों से होती चली आई है, आज भी हो रही है। कितने पढ़े लिखे हो जाएं, कितने ही सोशल मीडिया का जमाना आ जाए, कितने बुद्धिजीवी हो जाएं, लेकिन आज भी चीज़ हो रही है कि पैदा करने के लिए लड़की नहीं चाहिए। ठीक है, 2-3 लड़के हो गए, लड़की हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर के दिमाग में ये चल रहा है कि लड़का हो जाए। बिल्कुल। क्यों? उनके दिमाग में फिट किसने किया कि अगर लड़की होगी तो इसकी देख रेख करनी पड़ेगी, इसके लिए दहेज की तैयारी करनी पड़ेगी, हमारे ऊपर बोझ है, क्योंकि सारी जो गालियाँ हैं वो लड़कियों के ऊपर बनी हैं। अगर एक बाप है, उसकी 2-3 बेटियाँ हैं, तो गालियाँ वो अपनी बेटियों के ऊपर सुनेगा, वो उसका ध्यान रखेगा। उसकी बेटियों को किसी ने ध्यान से देख लिया, पहले तो इसी बात से परेशान था, उसकी बीवियों को कोई देखता था, अब उसकी बेटियों को ध्यान से देख लेगा तो उसकी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन वो किसी को ध्यान से देख ले तब कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत। तो ये औरत की दुश्मन नहीं है। वो जो औरत के अंदर आदमी आ गया है, जो ये नाटक चल चल के आदमी पैदा हो गया महत्वाकांक्षा वाला, कि अपने तो कुनबा बनेगा, अगर लड़का होगा तो ही हमारा जो कुनबा है वो आगे बढ़ेगा, तभी हम आगे जाएंगे, हमारा बिजनेस कौन संभालेगा, हमारी तो पुश्तैनी जायदाद है, इसको कौन संभालेगा, मैं तो कमजोर हो जाऊंगा, मैं तो आदमी के रूप में भी कमजोर हूँ। तो दादियों के दिमाग में भी वही नाटक चलता है, दादाओं के भी वही नाटक चलता है, सीट कौन संभालेगा, गद्दी कौन संभालेगा, तो ये नाटक लाया कौन। और अगर कोई औरत प्रेम का प्रतीक हो भी जाए तो उसको मारा जाता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है, उसको जलील किया जाता है, उसको ये तक बोला जाता है कि तू पापी है, तू राक्षसी है, तेरे आने से तो हमारा कुनबा ही खत्म हो रहा है। अगर किसी के संतान उत्पत्ति नहीं हो, अगर किसी के औलाद ही पैदा नहीं हो रही तो और दिक्कत, उसको दवाइयाँ दी जाती है। बिल्कुल। और आप मुझे बताइए इस देश में ऐसी कौन सी दवाई बनी है जिसको खाने से लड़की पैदा होती है। सारी दवाइयाँ वैद्यों ने, हकीमों ने यही बना रखी है, इसको खाने से लड़का पैदा होता है। जी। मतलब थू है। तो आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, लोगों के ऊपर थू है। ये जो कॉलर ऊंचा ऊंचा कर करके बैठे हुए हैं, व्हाइट कॉलर लोग, चाहे नेता हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे आपके समाज के लिटरेट लोग हों, पढ़े लिखे लोग हों, धार्मिक लोग हों जिनको भयंकर नॉलेज है, शास्त्र पढ़ रखे हैं, शास्त्र रट रखे हैं, आप अनपढ़ आदमी से पूछ रहे हैं, जबकि मुझे साफ दिख रहा है कि प्रेम भाव का अभाव है औरत में। अगर औरत प्रेम भाव में थी, उसको खत्म कर दिया, आदमी बना दिया। जबकि आदमी भी एक समय अगर प्रेम भाव में चला जाए तो वो अध्यात्म को उपलब्ध हो जाता है। बहुत काफ़ी नज़दीक से आपने प्रश्नों का आंसर दिया और हमारे दर्शक भी इस बात से सहमत होंगे, लेकिन समाज के लोगों का ही बनाया हुआ नियम है तो ये विरोधाभास भी करता है ये विषय। लेकिन बहुत सहजता के साथ अनमोल आप प्रश्नों के आंसर दे रहे हैं और संतुष्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। नहीं, कोशिश नहीं करता, मैं तो कोशिश करता ही नहीं हूँ। ये जो समाज की आप बात कर रहे हो ना, इसको आप अपने साथ लेके जाओगे, वो 4 आदमी जाएंगे ना आपके साथ, जी। वो समाज को आप साथ लेके जाओगे। इस समाज के कारण घुट घुट के मर रहा है आदमी, और मैं कोशिश कुछ ही नहीं कर रहा। मुझे सब पता है मैं क्या कोशिश करूंगा, मेरी कोई कोशिश नहीं है। आप दर्शकों को बरगलाओ मत। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और प्रश्न जो बहुत ही ब्लंट जिसको बोल सकते हैं वो कि बड़ा एक गंभीरता लेते हुए प्रश्न है ये, स्त्रीत्व क्या है, नारीत्व क्या है, क्या मानते हैं इस चीज को? आपको
सबसे पहले स्त्री का क्या दिखता है? शरीर, ठीक है? चित्त तो बाद में दिखेगा, क्या पता दिखेगा नहीं दिखेगा, आपकी आंखें वहां तक पहुंचेंगी नहीं पहुंचेंगी, है ना? ज्ञानचंद ऐसे भी हैं कि शरीर कुछ नहीं होता। मैंने हमेशा बात की है कि तन और मन दोनों है। तन वो जगह है जहाँ पे हमारा चित्त है, हमारी आत्मा बोल लीजिए, रूह बोल लीजिए, वो विद्यमान है। नारी का शरीर ही ये संदेश देता है कि नारी में कोमलता है। लेकिन हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि नारी को बलात्कार से बचाओ, उसकी बॉडी को हार्ड कर दो, आदमी की जैसे उसको जूडो कराटे सिखाओ। क्यों? फूल को कांटे बना रहे हैं। ऐसा कैसे होगा? प्रकृति के साथ गड़बड़ पैदा करोगे तो गड़बड़ी होगी। फिर वो औरत ये सोचती है कि मैं सीट पे क्यों नहीं बैठी? आदमी उसको सीट पे बैठा हुआ दिखता है, आदमी ऑर्डर देता हुआ दिखता है, आदमी मजे मस्ती करता हुआ दिखता है, आदमी घर में भी 1 बाहर 3 4 5 जी। ये सब करता हुआ दिखता है। तो फिर औरत का दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन औरत के लिए व्यवस्था क्या है कि नहीं, तू बनाना तो दूर की बात है, तू मन में सोच भी मत लेना, पाप हो जाएगा, तुझे ये अधिकार नहीं है, तेरा मन नहीं करता, पागल है क्या तू? अगर तेरा मन कर गया ना तो तू बेकार हो जाता है। तो ये जो आदमी का ईगो है ना, जिसको महत्वाकांक्षा बोलता हूँ, ये वहाँ जाता है। तो औरत का शरीर ही सबसे पहले हमको ये संकेत देता है कि ये कोमलता का प्रतीक है। जो औरतें कलह कर रही हैं, कई बार बोला मैंने, औरत तो जहाँ खड़ी हो जाए ना, वहाँ प्रेम फूटेगा, बिल्कुल। वहाँ शांति हो जाएगी। वहाँ 50 लोग लड़ रहे भी हैं ना, तो वो मसला ही क्लियर हो जाएगा। प्रेम भाव उत्पन्न, कितना मस्त माहौल होगा, वो परिवार शानदार होगा, वो समाज शानदार होगा। लेकिन हो रहा इसका उल्टा है, क्योंकि वो औरत आदमी की जैसे भौं-भौं कर रही है। मेरी जायदाद कहाँ है? जी। मेरा पैसा कहाँ है? मैं ये खाऊँगी, मुझे पैसे दे, मैं शादी तेरे से इसी शर्त पे करूँगी जब तू मेरे को माल देगा। तू जो कमा के लाया इसमें से मेरा हिस्सा कहाँ है? उसने ससुराल पहुँचा दिया, उसने जेवर निकाल के रख लिए, उसकी आँख भी ऐसे घात लगाए बैठी है बाज की जैसे, और बाज कौन है? आदमी। तो औरत थी वो, बना वैसी थी। और कुछ औरतें जो हैं, जिनमें स्त्रीण भाव नहीं जा रहा है, प्रकृति के वो नज़दीक हैं, तो फिर वो परेशानी में जीती हैं, कुड़-कुड़ के मरती हैं, उनको मारा जाता है, उनको परेशान किया जाता है। जब बलात्कार होते हैं तो ऐसी औरत तो अपना मुँह भी नहीं खोल पाती है। ये जो मुँह खोलती हैं, जो इल्ज़ाम लगाती हैं, ये 2 तरह की फीमेल्स हैं। या तो किसी के द्वारा वो कृत्य देख लिया जाता है तब इल्ज़ाम लगता है, वो तो फिर भी नहीं बोलेगी। या फिर वो औरत इतनी खतरनाक स्थिति में है कि बात हुई भी है कि नहीं हुई है पता नहीं, लेकिन नाम लगाने को तैयार है। कितने सारे आप केसेस देखते हैं, आप कोर्ट में जाके देखिए, सारे सत्य हैं क्या? चाहे दहेज प्रताड़ना के केस हों, चाहे बलात्कार के केस हों। तो आप ये मान लीजिए, शरीर ही नहीं, औरत का चित्त ही नहीं, हर चीज़ औरत की, उसके बाल, उसके गाल, उसके नाक नक्श, उसका चेहरा, उसकी चाल, सब कुछ कोमलता की तरफ ध्यान आपका केंद्रित कर रही है। उसमें प्रेम भाव है, जो भी उसके प्रेम भाव के साथ खेलेगा, उसको प्रॉब्लम आएगी, वो अपने घर में कलह पैदा करवाएगा, वो सब जगह कलह पैदा करवाएगा। अब आप बोलेंगे ये सही कैसे हो सकता है? तो मैं आपको बोल दूँ, कोई सही नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता। बोए बीज बबूल के तो हम कहाँ से पाएँ? मैं क्या सही कर लूँगा? मैं मेरे घर की स्थितियाँ सही नहीं कर सकता, पड़ोस की छोड़िए, कहीं की छोड़िए, हम अपनी बात रख सकते हैं। इस बात को जो फीमेल वापस से जानेगी, अपनाएगी नहीं, बल्कि जानेगी, तो शायद उसको उसकी प्रकृति ज़रूर याद आएगी और वो वापस से वैसी हो जाएगी। तो क्या कई पहलुओं पर हमने देखा है समाज में, मैंने व्यक्तिगत रूप से कई मेरे फ्रेंड सर्किल में, मेरे समाज के कई वर्ग में ऐसा देखा है, वहाँ पर महिला का जो हावी होना है एक पुरुष पर, मैं बात महिला सशक्तिकरण की कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर महिला भी अपना अधिकार जताना चाहती है। जैसे कई महिला सरकारी सेवा में है और सरकारी सेवा में रहते हुए बहुत कम स्तर पर हालाँकि ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है कि सरकारी सेवा में होने के बाद उसका अहम, उसका पद, वो ये समझती है कि सामने वाला पुरुष जो उसका पति कहलाता है, उसका संरक्षक कहलाता है, वो कहीं न कहीं पर महिला अपने आप में सर्वोच्च मानती है और अपने सपने, अपनी अहमता को दिखाने के लिए वो पुरुष पर हावी होती है। जैसे हमने पहले प्रश्न में बात किया कि आज पुरुष आधिपत्य जमाना चाहता है महिला पे। तो इस मामले में क्या आपको कहीं नज़र नहीं आता कि एक महिला अपने पद का दुरुपयोग करके, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके, तो फिर महिला सशक्तिकरण हुआ, तो कहीं न कहीं पे महिला सशक्तिकरण तो सामने दिख रहा है कि पुरुष पर वो हावी होती जा रही है? यही तो मैंने बोला ना कि जिसको आप महिला बोल रहे हो ना बार-बार, वो भी पुरुष हो गई है। यहाँ WWF की फाइट महिला और पुरुष में नहीं हो रही है, दोनों तरफ पुरुष खड़े हो गए, जी। है ना? ये महत्वाकांक्षा किसने पाली? तू भी ये बन जा, तू भी राजा बन जा, तू भी इतने बड़े पद पे हो। सेल्फ डिपेंडेंट होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपने कल्चर किसका खड़ा कर दिया? शादी का, जिसमें औरत किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगी? आदमी के ऊपर। तो आदमी भी तो गड़बड़ हो सकता है ना, जो सत्य पे नहीं चलेगा तो आदमी भी गड़बड़, औरत भी गड़बड़। नहीं, ये अपवाद हो सकता है कि महिला डिपेंडेंट क्यों रहे पुरुष पर। तो जो हमारा कल्चर है, हमारी सभ्यताएँ हैं, हमारा जो रूट चला आ रहा है, तो उससे भिन्न हाँ, आपकी जो रूट है ना वो कहाँ से आई है वो मुझे नहीं पता, इसीलिए मैंने आपसे बोला कि जो आपका कल्चर है उसको थोड़ी देर आप साइड में रखो, क्योंकि मैं आपके कल्चर को समझता भी नहीं हूँ।
मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं मानता नहीं हूँ, मेरे को समझ में नहीं आता, इतनी नॉलेज मेरे पास नहीं वैसे है। आप भी समाज का हिस्सा है। नहीं, मैं हिस्सा हूँ समाज का, लेकिन ये तो मेरा ज़हन जानता है कि मैं अपने अंदर समाज को कितना लेके चलता हूँ और मैं किस समाज को लेके चलता हूँ। एक है प्योर समाज जो होता है, एक वो समाज है जो दिखता है या दिखाया जाता है। तो जिस औरत की आप बात कर रहे हैं ना, वो राक्षसीय स्थिति में इसलिए आई है क्योंकि वो खुद भी आदमी बन गई है। अगर आप सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, तो मैं घरों में ऐसे आदमियों को देखता हूँ जो अपनी वाइफ़ को या अपनी बहन को या बेटी को प्राइवेट जॉब में नहीं जाने देना चाहते। अब प्राइवेट जॉब में शायद उनकी शंका ये होती होगी, साहब इसके साथ कुछ हो ना जाए, क्योंकि ज़हन में तो आदमी है ही। जब वो ऐसी सोच रखता है, तो वो ये भी जानता है कि बाहर के पुरुष से ऐसा सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जब सरकारी नौकरी की बात आती है, तो वो राज़ी हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं वो पैसे को भी देखता है। फिज़िकल रिलेशन का चैप्टर बिल्कुल अलग है, मैं इस चैप्टर को इसमें नहीं डालना चाहूँगा, सबकी अपनी फिज़िकल नीड होती है। जब शादी हो जाती है, तो फिर एक का एक से बंधन तय हो जाता है और फिर हमारे दिमाग में कल्चर डाल दिया गया है। जबकि सबको मालूम है कि कोई व्यक्ति ज़रूरी नहीं है एक से तृप्त हो जाए, कोई गारंटी नहीं है कि 2 से तृप्त हो जाए, कोई 1 से तृप्त हो जाता है, किसी को 1 भी नहीं चाहिए होता और कोई 10 से भी तृप्त नहीं होता। बिल्कुल। सबकी अपनी-अपनी ताकत है, सबकी अपनी-अपनी इच्छाएँ हैं, सबका अपना-अपना भटकावपन है, ठीक है? तो ये शादी के कारण गड़बड़ा जाती है स्थितियाँ। कभी-कभी औरत में दम होता है, कभी-कभी आदमी में दम होता है। जब हम 50 जगह मिलते हैं, तो हमको नए-नए चेहरे दिखते हैं, नए-नए लोग दिखते हैं। जब आदमी बाहर काम करने जाता है, अगर सरकारी नौकरी में आदमी भी जाएगा, तो क्या उसको नई-नई महिलाएँ नहीं मिलेगी? तो क्या उसका मन इधर-उधर नहीं हो सकता? तो सरकारी नौकरी में महिला का भी हो जाता है, आदमी का भी हो जाता है, कहीं न कहीं जुड़ जाते हैं। और जो आप बात कर रहे हैं कि औरत हावी हो जाती है, पैसा जेब में आ जाता है, देखिए जो भी व्यक्ति डिपेंडेंट होता है, तो उसके अंदर ये बात तो आती है कि मैं अब ताकतवर हो गया। क्योंकि जब एक लड़का छोटा-सा बच्चा होता है, अपने पापा से पैसा माँगता है, तो उसको हमेशा डर लगता है। उससे पूछो तेरे को सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? तो वो ज़्यादातर केसेज़ में मदर का नाम नहीं लेगा, वो किसी का नाम नहीं लेगा, बोले पापा से ही लगता है। अरे पापा से क्यों लगता है? पापा तो तेरे से बात ही नहीं करते। पापा तो अपनी नौकरी पे जाते हैं, मिलते ही नहीं है तेरे से। नहीं, पापा से लगता है। आपको पता है इसका कारण 90% ये है कि उसको पापा से पैसे मिलते हैं। उसको अंदरूनी रूप से पता है कि ये जो खर्चा है सारा इनडायरेक्टली तो पापा ही चला रहे हैं। पापा चला। सामने से तो मदर दिख रही है कि खिला रही है, पिला रही है, लेकिन पैसा तो पापा से ही आ रहा है। कभी मोटा पैसा चाहिए कोई चीज़ के लिए, तो मदर को माँगता हो, वो देख लेता है। तो वो सब चीज़ देख रहा है, लेकिन उस दिन उसका डर खत्म हो जाता है जिस दिन वो खुद कमाने लग जाता है। ऐसे केसेस सामने आते हैं, जैसे कमाना शुरू किया, वो पापा का ही कॉलर पकड़ रहा है। तो जब बेटा ऐसा कर सकता है, जब लड़का ऐसा कर सकता है, तो औरत के शरीर में जो लड़का, जिसको आप नारी कह रहे हैं, वो सरकारी नौकरी करने गया, तो वो अपने आदमी का या अपने समाज के आदमियों का कॉलर पकड़ेगी, जी। ठीक है? उसमें एक चीज़ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। 90% तक चांस है कि वो किसी न किसी पुरुष के संबंध में आ गई है, संपर्क में आ गई है। इसीलिए वो हावी हो जाती है क्योंकि उसको बाहरी ताकत मिल गई। कहीं न कहीं तो होता ही है ये चीज़ें, हम समाज में देखते हैं। तो आप अगर घूम फिर के देखेंगे तो विवाह इसकी सबसे बड़ी समस्या है। इसीलिए मैं लोग जब प्रश्न पूछते हैं कि हमको विवाह करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस पे मैं यही बोलता हूँ आपकी इच्छा है, लेकिन विवाह इस ताकत के साथ करो कि कभी आपकी बने नहीं, तो सुलझाने की स्थिति हो और सुलझे ही नहीं कभी, तो तोड़ने की ताकत भी हो। लेकिन 7 जन्मों का हमारा व्यवहार होता है, संबंध होता है, टूटे कहाँ से? नारी एक ऐसे मुकाम पर आ जाती है सरकारी सेवा में, एक अच्छे पद पर, अच्छी प्रतिष्ठा में, और पति भी अच्छी भली नौकरी भी करता है, अच्छा मतलब दोनों का स्टेटस चल रहा है, बहुत जीवन यापन बहुत अच्छे से चल रहा है। तो कई बार जो हम बात कर रहे हैं कि मुझे लगता है कि नारी भी उस जगह पर उसका फ़ायदा उठाती है। वो प्रश्न ये है कि आप किसी जॉब में हैं, आपका पति भी जॉब में है, तो उस स्त्री को, जबकि वो संपन्न भी है, अच्छा कमा भी रही है, पति भी अच्छा कमा रहा है, दोनों की ज़िंदगियाँ अच्छी चल रही है, तो क्या उस जगह महिला को किसी और, मैं सीधे शब्दों में बात करूँगा कि अन्य पुरुष की एक अच्छे दोस्त के रूप में तलाश करनी चाहिए, जो कई महिलाएँ करती है। इस कारण से उनका परिवार बिखराव के कगार पर आ जाता है। अच्छे पुरुष की तलाश करती हैं, नहीं करती, वो तो आपको मालूम ही होगा। लेकिन अच्छे शारीरिक संबंध बनाने वाले पार्टनर की तलाश ज़रूर करती हैं। आप एक तरफ बोल रहे हो कि पति जब अच्छा दोस्त है, पत्नी अच्छी दोस्त है, आपको मालूम है दोस्त का मतलब क्या होता है? अगर किसी स्त्री की इच्छाएँ पूरी नहीं हुई हैं, शारीरिक इच्छाएँ, तो जो हस्बैंड है ना वो ये बोले कि बता मुझे। अगर किसी पुरुष की शारीरिक इच्छाएँ क्लियर नहीं हुई स्त्री से, तो स्त्री बोले बताओ आपको क्या करना चाहिए? अब ये इतनी बड़ी उल-जुलूल मैथमेटिक्स हो गई समाज में, जिसको हम मैट्रिक्स की एक शाखा बोल सकते हैं। जी। मैथमेटिक्स में शाखा है कि ये इससे बढ़ रहा है, ये इससे बढ़ रहा है, ये सारा गुच्छा-सा बन गया। सब सद्दा तो सुलझाई जा सकती है, मंजा कहाँ से सुलझाएँ? भाई सद्दा का मतलब ही सादा है। सद्दा आप कितनी उलझा के दे दो मैं सुलझा दूँगा। मंजा कहाँ से सुलझाएँ? ये समाज मंजे की भाँति हो चुका है। नहीं उड़ेगी ऐसे मंजे से पतंग। अगर आप ऐसे मंजे को सुलझाएँगे भी ना, तो उसमें रिग पड़ जाएगा, और जब रिग पड़ जाता है तो ऐसे मंजे से पतंग नहीं उड़ती। और इस ज़िंदगी की जो पतंग है ना, ऐसे मंजे से उड़ाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। अगर रियल में वो अच्छे दोस्त हैं, तो एक-दूसरे की ज़रूरत को जानते हैं। हो सकता है किसी पुरुष में कमी हो,
शारीरिक कमी हो, मानसिक कमी हो, आर्थिक कमी हो, कोई भी कमी हो सकती है। अगर वो रियल में दोस्त है, ये दोस्त भी उचित कसौटी पे नहीं उतर रहा, चाहे वो हस्बैंड के रूप में हो, चाहे वाइफ के रूप में हो। अगर वो एक-दूसरे के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, तो अगर आदमी तलाश करता है, चूँकि आपने बोला कि औरत को ये तलाश रखनी चाहिए कि अपने मित्र की, मैं कह रहा हूँ आदमी तो धड़ल्ले से तलाश कर रहा है। आदमी तो जा ही रहा है इतने वर्षों से बाहर कमाने के लिए। भाई जब घर से बाहर निकलेगा जभी तो तलाश होगी। आदमी की इतनी हिम्मत ही नहीं है कि अपनी वाइफ के सामने किसी की बात भी कर ले। वो मोबाइल में मैसेज भी देखेगा तो इधर-उधर देखेगा बीवी कहाँ है। तो अच्छा दोस्त तो वही होता है कि बीवी को दिखा के मैसेज करे, देख मैं इसको क्या मैसेज कर रहा हूँ। और अच्छी बीवी वो होती है कि ऐसा वाला मैसेज करो ना आपकी सहेली को बिल्कुल सही। कि ऐसे अपन मिलेंगे उस होटल में। जी। देखो आपने मेरे साथ परसों ऐसे प्यार किया था, इसके साथ वैसे करना, तो अच्छे दोस्त होते हैं ना। लेकिन आपने पता नहीं कौन-सा नाटक पैदा कर दिया है जो सही नहीं होता। अब आप पता है क्या बोलेंगे? तू तो पागल है, तू तो बच्चा है, तू तो किस-किस को चैलेंज कर रहा है, तुम तो धर्मों को इधर रख दिया, तुम तो समाज को रख दिया, संस्कृति को रख दिया। मैं कह रहा हूँ ना मार दो ना, छुट्टी पाओ ना। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ जब एक ही एक बीमारी इतनी घर कर गई है, ये कैंसर की जैसे फूटने के लिए तैयार हो गई है, तो कम से कम समझ जाओ इसका इलाज क्या है। आपने खूब इलाज कर लिए, आपके चमत्कारी पुरुषों ने, आपके महात्माओं ने, आपके दिव्य पुरुषों ने इतने इलाज इसके कर लिए, लेकिन इस बीमारी का इलाज आज तक नहीं हो पाया क्योंकि आप बारूद के ऊपर मकान बना रहे हो, बारूद के ऊपर समाज बना रहे हो। ये बारूद है साहब, फट जाएगा। और मैंने आपको कई बार बोला, पिछली बार के जो आपके सवाल थे उसमें भी ये था, फिजिकल रिलेशनशिप इन चीजों में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। इसलिए ज्यादातर दहेज के केस या ज्यादातर लड़ाई के केस स्त्री पुरुष में फिजिकल रिलेशनशिप के बेस पे होते हैं, लेकिन झूठे अलग अलग इल्जाम लगा दिए जाते हैं, ऐसा है वैसा है। औरत आनाकानी कर रही होती है, नाटक कर रही होती है, आदमी को समझ में नहीं आता कि बैक में क्या चल रहा है। बैक में कहानी कुछ और ही चल रही होती है, लेकिन बताया कुछ और जाता है। फिर वो कमियां दूसरी दूसरी बताती है। आज तुम देखो ऐसे करने चले गए थे, लेकिन कल तुमने ऐसा नहीं किया था। देखो तुमने वहां ऐसा किया था, लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा नहीं किया। जबकि कहानी वो चल रही है कि ये भी उस जंजाल से टूटना चाहती है, लेकिन ये जंजाल से कैसे टूटे, कैसे छूटे, इस भालू से। और ये भालू दूसरे रूप में जिसको उसने भालू बना दिया, उससे कैसे छूटे? क्योंकि आपको तो आपके धार्मिक अनुष्ठानों ने छू कर करके ऐसा बांध दिया है कि अब आप निकलोगे ही नहीं। तो मैं आपसे कहता हूं कि जो व्यक्ति निकलता है, जो समझता है, वो समझदार व्यक्ति होता है। अगर दो लोग अपने रिश्ते में नहीं जी पा रहे हैं, चाहे वो बाप बेटा हो, चाहे बाप बेटी हो, चाहे भाई भाई हो, कोई भी हो, या दोस्त भी हो, अगर आपके रिश्ते ढंग से नहीं चल पा रहे, एडजस्ट नहीं हो पा रहे, तो आप थोड़े दिन के लिए दूर रहिए। मैं कह रहा हूं ऐसे स्त्री पुरुष एक समय बाद रियल में दोस्त बन जाते हैं। भले ही वो अब हस्बैंड वाइफ ना रहे, लेकिन दोस्त बन के सामने आते हैं। और जो आपने बात बोली थी ना दोस्त की, वो यहाँ जाके साबित होती है। काफ़ी हद तक आपने हमारे दर्शकों को कन्विंस किया और मुझे भी करने का नहीं, आप तो नहीं हो पाओगे साहब, आप इसलिए नहीं हो पाओगे क्योंकि आप तो समाज के साथ हो। नहीं, नहीं वो बातें एक अलग तरह का विचार रखती है। एक कोटेशन मैंने किसी साहित्य में पढ़ा, नारी को सर्वस्व सौंपोगे तो सर्वस्व पाओगे। ये कथन कहाँ तक सत्य साबित होता है? मतलब नारी खुद पूरी तरह से चली जाए या नारी को सब कुछ दे दो? क्या चीज़ बोल रहे हैं आप? जी, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि स्त्री जाति को आप अपना त्याग, अपना प्रेम, अपना भाव, अपना सहयोग, अपना संरक्षक जो उसके पीछे खड़ा रहता है, तब आपको नारी कुछ देने के लिए तैयार होगी। तो ये जो कथन लिखा हुआ है कि आप नारी को सर्वस्व सौंपोगे तो सर्वस्व पाओगे, ये कथन कहाँ तक चरितार्थ करता है? सब कुछ सौंप तो दो आप, लेकिन ये जो पाने की आप बात करते हो ना, यहीं पे आपकी दोस्ती खत्म हो जाती है। प्रेम भाव जभी डेवलप होता है जब आप सिर्फ सौंपने की बात करते हो। अगर आप यही देखते जा रहे हो कि मैंने अपना सब कुछ दिया, दूसरा तो दे ही नहीं रहा, फिर कहानी खत्म हो जाती है। आप नारी को सौंपने की बात कर लो या नारी आपको कुछ सौंप दे, इन सब बातों से कुछ नहीं होता। रियल में आप किसी से प्रेम करते हो तो आप अपना सब कुछ सौंपते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं चाह रहा हूँ कि समाज को कुछ मिले, मैं चाह रहा हूँ लोगों को कुछ मिले। अगर मैं ये आशा लगा के बैठ जाऊँ कि यार इनसे मुझे कुछ मिलेगा क्या? तो फिर मैं घुमा-घुमा के बातें करूँगा, फिर मैं मल्लम लगा-लगा के बातें करूँगा, फिर चाँदी और सोने का वर्क लगा के बातें करूँगा, इतनी क्लियर बात नहीं करूँगा। फिर मैं काँटे नहीं चुभाऊँगा, फिर मैं काँटे हटाऊँगा और फूल वाली, सुगंध वाली सेंट लगा-लगा के बातें करूँगा। जी, क्योंकि मैं एक तरफ तो बोल रहा हूँ कि देखो मैंने आपको अपने आप को सौंप दिया, अब आप मुझे दो। तो जो लेने का सिस्टम है ये नहीं होना चाहिए। तो ये बात दोनों पे लागू होती है, नारी हो या नर हो, ये सौंपना और ये सब करना कुछ भी नहीं है। ये दोनों पे लागू होगा। अगर आप इसको समझेंगे तो प्रेम भाव डेवलप होगा आप में, ये केवल नारी के ऊपर लागू नहीं होती है। नहीं ये जो कथन मैंने आपसे कहा और कहीं पर मैंने कोटेशन देखा और किसी अच्छे साहित्यकार की साहित्य कृति में ही मैंने ये पढ़ा था, कि जो मैंने अभी प्रश्न आपसे किया, लेकिन काफ़ी हद तक आपने इसका विरोधाभासपूर्ण आंसर दिया। तो शायद कुछ दर्शक भी हमारी इस बात से सहमत नहीं हो पाएँगे। मैं स्वयं भी अभी आपकी बात से सहमत नहीं हो पा रहा हूँ। ये जो आपने कहा आप बोलना ये चाह रहे हैं कि नारी अपना सब कुछ उसको दे दे ऐसा? नहीं, मेरा कहना ये नहीं है। तो क्या है? आप शाब्दिक अर्थ ये निकाल सकते हैं कि सर्वस्व सौंपोगे तो सर्वस्व पाओगे। सर्वस्व इन द सेंस कि आप ये अपेक्षा नहीं रख रहे नारी से कि वो उसकी शारीरिक ज़रूरतें पूरी करे, उसकी आर्थिक ज़रूरतें पूरी करे। कुल मिलाकर जो प्रश्न है, कहीं न कहीं मायने तो रखता है, लेकिन आपका जो आंसर है, वो मुझे विरोधाभास वाला लग रहा है। आप बताओ कौन-सी बात पे लग रहा है तो मैं आपको क्लियर करूँगा।
कि जो प्रश्न बार बार वही आता है घूमकर। शारीरिक वाला ना, हाँ, आप ये कुल मिला के बोलते हो, देखो आपके ज़हन से लगता है कि अगर आदमी ईमानदार है ना, तो नारी को भी ईमानदार हो जाना चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हो ना कि अगर आदमी सब कुछ अपना सौंप दे, बिल्कुल किसी पर स्त्री की तरफ ध्यान ही ना दे, तो नारी भी उसके साथ ईमानदारी के साथ उतरेगी, ऐसा ही आप कहना चाह रहे हो? बिल्कुल ये भी ये यही लग रहा है आपकी आँखों से, आपकी टिमटिमाई आँखों से यही लग रहा है कि आप ये कहना चाह रहे हो कि आदमी अगर फुल ईमानदार हो, मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ कि ईमानदारी का मतलब शारीरिक संबंध नहीं होता। नहीं है। ये तो आपके कल्चर ने, ये जो आप बोलते हो ना रूट ऑफ कल्चर, ये रूट ऑफ कल्चर किसी ने बना दिया है, वो भी आदमी था। ये कोई नीचे से निकल के नहीं आया, आसमान से नहीं टपका। आप नहीं, बार व्यक्ति बार विशेष ने तो नहीं बनाई है। साहब देखो, मैं आपको बताऊँ, जैसे मान लीजिए मैं स्कूल चलाता हूँ, ठीक है? मैं आपकी सारी चीज़ें इसी से क्लियर कर देता हूँ। स्कूल चलाते-चलाते कोई नियम मैंने निकाल दिया और वो नियम फल-फूल भी गया, बहुत शानदार व्यवस्था भी हो गई, मुझे भी अच्छा लगने लग गया। फिर स्कूल की कोई इंचार्ज है, कोई मैडम है या कोई सर है, मैं उसको बोलूँगा देख, ये नियम ही तुझे मानना है। वो मानेगा या मानेगी, उसको लागू करेगी। एक समय बाद हो सकता है मेरी मृत्यु हो जाए, मैं मर जाऊँ, बच्चे 10 साल बाद कोई और आएँगे, तो वो जो मैडम है, वो उस नियम को अगर ये बोलेगी जी। कि ये अनमोल का नियम है, तो हो सकता है 50% लोग उसको माने। लेकिन वो ये बोलेगी कि ये नियम तो ऊपर से आया है, नीचे से आया है और अनमोल के पास आया है, उसने ग्रहण किया है, तो ये नियम 100% मान्य हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? फिर और आगे जनरेशन चलेगी, और मैडम आएँगी और सर आएँगे, तो फिर ये पत्थर की लकीर हो जाएगा। अब जो नियम अनमोल ने बनाए थे, वो नियम बनाए थे पता नहीं कौन-सी सदी के लिए, पता नहीं कौन से कल्चर के लिए, कौन से समाज के लिए। वो नियम 50 साल बाद भी वैसे ही हो रहे हैं, तो वो आदमी का दम घोटेंगे, हर बच्चे का दम घोटेंगे। उनसे जो बच्चे निकल के जाएँगे, वो प्रॉब्लम में ही आएँगे। तो ये जो आप बात करते हैं ना बार-बार कि रूट वाली बात है। साहब शारीरिक संबंध की भी अगर आप बात करेंगे ना, तो नई जनरेशन की आँखों में धूल झोंकी जाती है। फिजिकल रिलेशन किसी भी समाज में हमेशा सबसे बड़ा सत्य ही माना गया है। अगर इसकी पूर्ति नहीं हुई तो नारी हो या नर हो, अपना संपूर्ण विकास कर ही नहीं सकता। उसका वैज्ञानिक दिमाग डेवलप हो ही नहीं सकता। उसका आध्यात्मिक दिमाग डेवलप हो ही नहीं सकता। रोक के कुछ भी डेवलप नहीं होगा। इसीलिए पाश्चात्य संस्कृति इतनी ऊँची हुई जिसको आप गालियाँ बकते हो। जब आपकी दाल नहीं गलती, जब पावरफुल व्यक्ति आपके सामने आ जाता है, जब आपको मारने लग जाता है, ठोकने लग जाता है, तो आप गालियाँ बक के निकल जाते हो, नहीं, नहीं, तो बेकार है, क्योंकि आप उससे मुकाबला करने की स्थिति में नहीं आ पा रहे। तो पश्चिम का मुकाबला आप नहीं कर पा रहे हो। पश्चिम ने इतने वर्षों पहले ही इन बातों से निजात पा ली है, उनके लिए क्लियर है कि आप ऐसा करना चाहते हो, ये हमारे लिए क्रीड़ा है ना? इसीलिए इसको शब्द दिया हमारे कल्चर में यौन क्रीड़ा। क्रीड़ा बोला ना इसको, जी। यौन अपराध तो नहीं बोला ना इसको। तो कहीं न कहीं से तो संकेत मिल रहे हैं ना। तो जब यौन क्रीड़ा की बात की, वहाँ पर भी ये खेल है, क्लियर पूछा जाता है ऐसे है, एग्री हो आप? नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ लड़ मरते हैं। हर चीज़ इसी के पीछे आ गई है, हर चीज़ इसी को देख के बोली जा रही है। इसी का कारण है कि आज हम वार्तालाप भी कर रहे हैं, या हम जैसे कितने लोग वार्तालाप कर रहे हैं, उनको इस टॉपिक्स पे बोलना पड़ रहा है। आज से 10 साल पहले अगर हम इस टॉपिक पे बात करते तो हमारे जूते पड़ जाते। समझ रहे हैं? बिल्कुल। हो सकता है 10 साल बाद ये बातें बिल्कुल नॉर्मल हो जाएँगी, तो किसी को बात करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो आप बोल रहे हो ना कि नारी की बात कि वो पुरुष ईमानदार हो जाए और वो हो जाए, कोई ईमानदारी की कसौटी केवल फिजिकल रिलेशन नहीं होता। कोई ये नहीं होता कि देख मैं किसी से नहीं करूँगा तो तू भी किसी से नहीं करेगी। अरे भैया, वो आपसे अगर सैटिस्फाई नहीं है, अगर वो 4 से सैटिस्फाई होती है तो उसको करना ही पड़ेगा। फिर अगर आप उसके रियल दोस्त हैं तो आपको भी वो व्यवस्था बनवानी पड़ेगी, और यही कंडीशन आपके साथ भी होती है। अगर वो आपकी दोस्त है तो आपके साथ जोड़ेगी। लेकिन ये विवाह का जो कल्चर है, इसके अंदर ये चीज़ें अभी संभव नहीं है, लेकिन हमने पहले जो पॉडकास्ट की थी लिविंग रिलेशनशिप में, इसमें ये संभव बन रही है, और आने वाले समाज में ये सब चीज़ें संभव हो पाएँगी। आपने एक ही शब्द को बार-बार दोहराने की कोशिश की कि विवाह परंपरा है वो दोषी है, और जो हमारी सभ्यता है, हमारा कल्चर है, हमारे देश का जो कल्चर है कि विवाह सभ्यता जब से शुरू हुई है और ये जब से ज़्यादा हावी होती जा रही है, तो कहीं न कहीं इसका कारण, इन सब चीज़ों का एक कारण बताया आपने, विवाह। आपके हिसाब से तो समाज में जो ये परंपरा है, वो खत्म कर दी जानी चाहिए। आप देश के नाम से तो ऐसे डरा रहे हो कि देश के नाम से मेरे ऊपर तोप छोड़ दोगे, या विवाह कल्चर के नाम से आप मेरे को डरा दोगे। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, जब मैंने बोलना शुरू किया था तो ये सोच के शुरू नहीं किया था कि मेरे ज़हन में जो आएगा मैं बोलूँगा नहीं। जो चीज़ है वो क्लियर रहेगी। लोग इससे रिलेशन रखते हैं, लोग रिलेट करते हैं, बात को सुनते हैं, अंदर ही अंदर वो समझ पाते हैं। और आपके अंदर भी एक ऐसा सत्य का बीज है जो अभी सामने नहीं, लेकिन पीछे से जब आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपका भी दिल कहता है कि बात तो सही कह रहा है, लेकिन बोलें कैसे? परवरिश आपकी भी तो वैसी हुई है ना। तो जी। विवाह का जो कल्चर है ना, वो इसका दोषी है। एक समय में, अभी मैंने आपको बताया कि जब स्कूल में ऐसा नियम उस समय के लिए सही होगा, ज़रूरी नहीं है वो 10 साल बाद के लिए सही होगा। पर आपने विवाह के कल्चर के ऊपर मोहर किसकी लगाई? कि हमारा जो पुराना कल्चर है, हमारे जो अवतार हुए हैं या जो हमारे लोग हुए हैं, मैं चर्चा में नहीं जाता धर्मों के, मैं किसी का नाम भी नहीं लेता। आपने देखा होगा मैंने आज तक जितनी भी चर्चाएँ की है, पर्सनल पे जाके की नहीं। मेरा उद्देश्य भाषणबाजी करना नहीं है, मेरा उद्देश्य नाटकबाजी करना नहीं है, या किसी को परेशान करना, प्रताड़ित करना नहीं है। मेरा उद्देश्य है सही बात को सही जगह पहुँचाना।
व्यक्तिगत प्रहार करना नहीं है आप, कुछ मतलब नहीं है ना। लेकिन बात भी सही है कि जो मैं बोलता हूँ हर व्यक्ति को ऐसा लगता है मेरे लिए बोल रहा है, मेरे लिए बोला गया। तो उसको ऐसा लगता है नीचे सुए चुभ रहे हैं भयंकर तरीके से। तो ये समझने वाली बात है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कोई चीज़ अगर पहले गड़बड़ हो गई जो उस टाइम के लिए शायद सही होगी, वो आज कसौटी पे नहीं उतर पा रही है। आज नारी जब सामने निकल के आ रही है, बहुत सारा गुच्छा है ये मंजा बन चुका है, गुच्छा बन चुका है इसका। ये सही नहीं होगा, ये सही ऐसे ही होगा, सब अपने आप में इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो। ये शादी का कल्चर फिलहाल 10-20 साल के लिए बंद हो, अपने आप सबको जीने दो, अपने आप पता चल जाएगा। अगर नारी को ज़रूरत पड़ेगी पुरुष की, मैंने कई बार बोला ना कि पुरुष को नारी की ज़रूरत है, नारी को पुरुष की ज़रूरत है। ये एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। इस सृष्टि का जन्म तभी होता है, ये सृष्टि का निर्माण जब होता है, ये सृष्टि तब आगे बढ़ती है, संतान उत्पत्ति भी तब होती है, जीव का जन्म भी जब होता है, जब स्त्री पुरुष एक दूसरे के दोस्त बन के, एक दूसरे के पूरक बन के जुड़ते हैं। कि आज एक महिला उच्च पद पर पहुंच जाती है, अच्छी पोस्ट प्राप्त कर लेती है और अच्छी मान सम्मान मर्यादा प्राप्त कर लेती है, और समाज में भी उसका एक बहुत बड़ा रोल अदा करती हुई नजर आती है। हमारे परिवार में उसके पति के लिए, उसके पिता के लिए, उसके ससुराल पक्ष में, उसके पीहर पक्ष में, हर तरह से एक तरह से माना जाए कि पूरे समाज में एक बहुत बड़ी पहल रखती है। हम उसका सम्मान भी करते हैं, आदर्श के रूप में भी उस स्त्री का सम्मान करते हैं। जैसा हमारे देश की बड़ी विभिन्न सर्वोच्च पदों की बात करें तो वहाँ पर भी आज महिला विराजमान है। फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी उस स्त्री का अपमान क्यों? गर्व महसूस होता है स्त्री को अगर वो कुछ काम करती है। और कई वीडियोज़ में या कई बातों में मैंने बोला कि स्त्री को 3 तरीकों से आप जोड़ो। पहला तरीका कर्म के आधार पे, अपमान नहीं होगा अगर काम सिखाया जाएगा तो। आदमी ने भी, समाज ने भी स्त्री को सिखाया कि नहीं काम वाम बेकार है, काम हम कर लेंगे, तेरे को तो सिर्फ शरीर के लिए जुड़ना है। अगर वो शरीर के हिसाब से जुड़ेगी, थोड़े दिन बाद शरीर खराब हो जाएगा तो अपमानित महसूस करेगी। अगर वो कर्म के आधार पे जुड़ेगी, आप बोल रहे हो उच्च पद पे चली गई, उच्च पद पे जाने वाली महिला कहाँ से प्रताड़ित होगी, कहाँ से अपमानित होगी? एक राष्ट्रपति महिला बन गई, वो अपमानित फील करेगी अपने अंदर। उसके नीचे तो पुरुष ही काम कर रहे हैं, कितने सारे सैल्यूट कर रहे हैं। कोई महिला जज बन गई, कोई बड़ी प्रोफेसर बन गई, तो वो अपमानित कैसे फील करेगी? वो अपमानित फील नहीं करेगी। अपमानित फील वही करती है जो कर्म के आधार पे काम नहीं करती है, जो सिर्फ शरीर के आधार पे काम करेगी। शरीर आज नहीं तो कल चला जाएगा। अपमानित कोई फील नहीं करती है कर्म के आधार पे जुड़े तो। ये घरों में जो घुसी हुई है ना महिलाएं, जो 30, 35, 40 की हो गई हैं, फिर एकदम से ख्याल आता है हमारे को तो बच्चा पैदा करने की मशीन बना दिया, अब तो बच्चा ही पैदा हो गया, हमने जिया ही क्या? हमने कुछ नहीं जिया। पहले हमने इंतजार किया था कोई हमें सपनों का राजकुमार मिले, अपने बाप के घर तो ऐसे कुड़-कुड़ के जी रही थी। अब जो सपनों का राजकुमार मिला, उसने बच्चा पैदा करने के लिए लगा दिया। अगर इसने नहीं बोला तो इसकी माँ ने बोला, इसके बाप ने बोला। 5-7 साल इसमें निकल गए, अब तो मेरी उम्र ही हो गई, अब मैं क्या करूँ? मेरा जीवन कहाँ गया? तो ऐसी महिलाएँ अपमानित फ़ील करती हैं। कर्म करने वाली महिला अपमानित फ़ील नहीं करती। रोटी बनाने वाली अपमानित फ़ील कर जाएगी। और अगर रोटी बनाने वाली को भी अपमानित फ़ील नहीं करना ना, तो मैं कह रहा हूँ रोटी भी अच्छे कर्म की जैसे बनाओ। रोटी देख के पता चल जाता है इसको गुस्सा तो नहीं आ रहा। सब्जी की शक्ल देख के पता चल जाएगी ये टेंशन में तो नहीं है। और आदमी बना के लेके जाएगा खाना, अरे तो बेकार है। वो इसको भी बर्दाश्त नहीं करेगी आदमी खाना बना ले। भाई वो बोलती भी रहेगी कि देखो मैं खाना बनाती हूँ, देखो मैं कपड़े धोती हूँ, तुम क्या करते हो? और जो महिला काम करने बाहर चली जाए, वो 2 बातें जोड़ देगी, अरे काम भी मैं करती हूँ, बच्चों को भी मैं पालती हूँ, तू क्या कर रहा है निठल्ले? तो हर तरह से आदमी टॉर्चर हो जाता है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कर्म के आधार पे जो महिला जुड़ेगी ना, वो महिला कभी भी अपमानित फ़ील नहीं करेगी। ये अपमानित वही महिला फ़ील करती है जो खुद को आदमी की जैसे बनाती है, पहली चीज़, और दूसरी काम के हिसाब से नहीं जुड़ती। मैं कह रहा हूँ अगर महिलाएँ बहुत सारे काम कर लें ना, तो काम भी प्रेम भाव की भेंट चढ़ जाएँगे। इसीलिए स्कूल्स में मैं कहता हूँ कि आदमियों को टीचर नहीं बल्कि महिलाओं को टीचर होना चाहिए। छोटे से बच्चे को वो तैयार करती है माँ की जैसे। हम आज जिस विषय पर बात कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, इस विषय पर हमारी सरकारों का कितना बड़ा योगदान मानते हैं? सरकार किससे बनी है? जनता हमसे ही से। बनी है, जनता से जनता बनी है। से जनता से नेता चुने गए, नेताओं से सरकार बन गई। जैसी प्रजा वैसा राजा। जनता जैसा राजा चाहती है, वैसी सत्ता बन जाती है, वैसा ही सब कुछ होने लग जाता है। जब जनता ही महिलाओं की हालत खराब कर रही है, जब जनता ही प्रॉब्लम में लेके आ रही है, तो फिर होगा क्या? 3 लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नेता, धर्मगुरु, गुंडे बदमाश। ये तीनों लोग एक दूसरे को चलाते हैं। जब इन तीनों लोगों की दुकान एक दूसरे ने संभाल रखी है, तो फिर नारी के हाल खराब होंगे। इन तीनों में भी कौन विद्वान है? ज़्यादातर धर्मगुरु आप देख लीजिए आदमी होगा, ज़्यादातर नेता आप देख लीजिए आदमी होगा, ठीक है? ज़्यादातर गुंडे कौन होंगे? आदमी होगा। ठीक है, कुछ जगह महिलाओं को बिठा दिया गया है, लेकिन नेतागिरी में महिलाओं की क्या हालत है कि महिला बड़े पद पे तब जाएगी, जब वो किसी नेता को भाएगी। नेता लोग मारने ज़रूर आ जाते हैं, "ए, इसने गलत काम किया है, तू महिलाओं की तरफ गलत देखता है, तेरे को सूली चढ़ा देंगे, तेरे को जेल भिजवा देंगे, तेरी हालत खराब कर देंगे।" बहन जी, कोई दिक्कत नहीं है, आपका भाई साथ है ना, वो भाई मसल-मसल के ले गया यूँ ही और वही ले गया साहब बहन को। तो ये नेताओं की भी तो हालत है ना। नेताओं की हालत तब सही होगी जब प्रजा सही होगी। गुंडे बदमाश तब हटेंगे जब प्रजा गुंडे बदमाशों का महिमा मंडन खत्म करेगी।
धर्मगुरु जब रियल धर्म को उपलब्ध होंगे, जब प्रजा रियल धर्म की तरफ जाएगी, जब रियलिटी की तरफ कोई जाना नहीं चाहता, तो फिर ये तीनों लोग भी प्रॉब्लम में होते हैं। तो आप जो सरकारों की बात कर रहे हैं ना, सरकारों को तो बढ़िया छींटे दे रहे हैं ये 2 लोग नेताओं को, गुंडे और धर्मगुरु। तो बढ़िया मज़ा आ रहा है। इनको इस बात में भी मज़ा आता है कि महिलाओं को दबा के रखो, उनके ऊपर सारे कटाक्ष करो, अगर महिला थोड़ी-सी खुल जाए, वो हमारा भांडा ओपन कर देगी। कई महिलाएँ भांडा ओपन भी कर देती हैं। नेताओं में देखो, कई केसेस ऐसे आते हैं कि बहुत सालों तक दबाए रखा, बलात्कार किया, कुछ भी करा, फिर नेता का नाम लगा दिया। ठीक इसी प्रकार गुंडे बदमाशों में भी आते हैं और ठीक इसी प्रकार धर्मगुरुओं में भी आते हैं, जेल में पड़े रहते हैं कि कई सालों तक यही बातें करते रहे आपके बाबा लोग कि गंदी बात है, पर नारी पे ध्यान रखना, नारी के ऊपर तो देखना ही पाप है, मेरे पास तो नारी आए ना, मुझे तो दूर से छुए, मैं तो भ्रष्ट हो जाऊँगा, मुझे तो नर्क की प्राप्ति होगी, नारी तो मुझसे दूर से ही आशीर्वाद ले ले, पता चले बाबा जी जेल में दूसरे दिन। तो ये सब चीज़ें भी तो समाज में हो रही है ना। तो साहब पता आपको सब कुछ है, लेकिन अब आप प्रश्न के रूप में पूछ रहे हो तो शायद आपको क्लियर हो गया होगा। जी, जी, जी। इसका मतलब ये निकल कर आता है कि पुरुष की भी आवश्यकता स्त्री है और स्त्री की आवश्यकता भी पुरुष है। पूरक है, पूरक पूरक है। पूरक है इस दोनों। बात से इनको घमंड नहीं करना चाहिए। इसमें नारी घमंड कर बैठती है कि देख मैं तो इतराऊँगी क्योंकि मुझे मालूम है मुझसे तुझे क्या चाहिए। तो वो उसको पीछे-पीछे भगाती है, वो पागल की से भागता है। क्योंकि जो पुरुष का यौन है ना, वो बाहर की तरफ है, वो जल्दी उत्तेजित होता है, जल्दी स्खलित होता है। नारी की जो उत्तेजना है वो लेट तैयार होती है और लेट ही स्खलित होती है। इसीलिए वो बाहर पुरुष से ताकतवर साबित नहीं होती है, लेकिन बंद कमरों में पुरुष को मारती है। कुछ पुरुष बोलेंगे नहीं जी, हम जीतेंगे, हमारे पास लाओ, किसी पुरुष से पूछ लो आप, नहीं मैं ताकतवर। लेकिन मेडिकल स्टोर्स पे जाके पूछो तो पुरुषों की हालत क्या है, वो मेडिकल वाला बता देगा कितने ताकतवर। जी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो औरतें होती हैं जिनको पुरुष ने ही पट्टी पढ़ाई हुई है कि तुझे खुलना ही नहीं है, तो औरत को ये पता ही नहीं कि ये किया कैसे जाता है, खुला कैसे जाता है। तो औरत की तो हालत ही खराब कर दी पूरी तरह से, वो सोचने पे ही मजबूर है। तो वहाँ पुरुष ताकत दिखा लेता है, वहाँ बोलता है कि ये जो खेल है ना, इसके अंदर जीत भी मेरी होगी और जो हार होगी ना उसको भी मेरी जीत कहेंगे। तो जो मैं बोल रहा हूँ वही सब कुछ है। तो यही चीज़ें हैं, औरत और आदमी एक दूसरे के पूरक हैं, अगर एक दूसरे को समझेंगे तो बहुत अच्छे मित्र बन के साबित होंगे। मेरा प्रश्न ये है कि औरत और पुरुष क्या एक दूसरे के बिना अधूरे हैं? बिल्कुल अधूरे हैं। मैंने कई बार कही है ये बात कि सृष्टि में सिर्फ एक ही धर्म है, वो है जीव, और 2 जातियाँ हैं, नर और मादा। अब आप समझ लीजिए कि जो सत्य है, जो परम सत्य है, उसके ये 2 अंग हैं जिसको मैं जाति के रूप में बोल रहा हूँ, नर और मादा। दोनों की प्रकृति अलग है, लेकिन निकले एक ही सोर्स से हैं। इसलिए मैं कहूँगा ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते, जी सकते हैं। कहीं न कहीं ये जुड़े हुए उस परम सत्य से हैं, रूट इनकी वही है, जी सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर ये साथ हों, जानें, तो संसार को जानना या आध्यात्मिक जीवन को जानना ज़्यादा सरल होगा। सही कहा आपने। और अब मैं एक ऐसे प्रश्न की ओर बढ़ रहा हूँ, जहाँ पर स्त्री का, एक नारी का सम्मान है, सर्वोच्चता का शिखर वो प्राप्त कर चुकी है और समाज में भी एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के रूप में वो जानी जाती है और सब तरह से वो अपने आप में सक्षम मानती है। फिर भी कहीं न कहीं मैं बात कर रहा हूँ कि सर्वोच्च पद पर पहुँचने के बाद भी एक स्त्री में ये थोड़ी-सी भावना आती है कि मेरे पीछे एक पुरुष का अस्तित्व होना चाहिए, उसका संरक्षण मुझे प्राप्त होना चाहिए। ऐसा क्यों नज़र आता है? संरक्षण के रूप में भी देख लो और ऐसे भी देख लो, कई जगह दिखता है कि ये कुत्ता भी चाहिए मुझे। दोनों ही बातें हैं इसके जी, पीछे जी, जी। कि पट्टा डाल के कुत्ता चाहिए बिल्कुल। और ये पट्टा डाला हुआ कुत्ता आजकल ज़्यादा दिखता है। तो संरक्षण की बात मान लीजिए या पार्टनर की बात मान लीजिए। जहाँ तक बात आपने की चाहिए ही, तो मैंने कहा ना कि बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। प्रतिशत ज़्यादा है ये चाहिए का। हाँ, चाहिए इसलिए क्योंकि कहीं न कहीं फिर वही बात आ जाएगी, फिज़िकल नीड तो है पहली चीज़, है ना? और औरत नहीं चाहती कि वो हर किसी के सामने ओपन हो, क्योंकि हमारी जो संस्कृति आप बार-बार बोलते हो, उस संस्कृति ने एक चीज़ का निर्माण और कर दिया, और उसका नाम है कपड़े, वस्त्र। तो वस्त्रों के कारण हम सब लोग ढके हुए हैं। तो ढके हुए होने के कारण हम हर किसी के सामने ओपन नहीं हो सकते। तो स्त्री को पता है कि मैं अगर एक के सामने ओपन हो गई तो उसके साथ मैं ज़्यादा सहज महसूस करूँगी, ज़्यादा फ्री महसूस करूँगी। हर किसी के साथ खुलने के बाद तो फिर डैमेज होने की स्थिति हो जाती है। लेकिन ऐसी स्त्रियाँ भी हैं समाज में जो हर किसी के साथ खुलकर भी कंफर्टेबल ज़ोन महसूस करती हैं। तो आप जो कह रहे हैं कि चाहिए ही, ऐसा तो नहीं है। कई स्त्रियों को अकेले रहना आ गया है, तरीके खूब आ गए हैं, विज्ञान ने बहुत प्रगति भी कर ली है। चाहिए ही नहीं होता, चाहिए का मतलब ये है पार्टनर के रूप में। जानवरों के साथ रह लेते हैं, पुरुष के साथ भी ऐसा तो कि पुरुष को एक नारी चाहिए ही चाहिए। और फिर आप एक ही क्यों सोचते हैं? 2 भी चाहिए हो सकते हैं, 3 भी चाहिए हो सकते हैं। कई जगह का ऐसा कल्चर है, धर्म का कल्चर है कि 4-4 भी चाहिए, 2 भी चाहिए। तो ये तो जैसा बना दिया वैसा मान लिया।
मेन चीज़ है कि आप रियल सत्य की तरफ जाएँ, जैसा है वैसा है और सबकी ज़िंदगी एक जैसी हो जाएगी, सब एक जैसे हो जाएँगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। आप कौन सा सही करने की बात करते हैं? मतलब आप भी अगर एक ऑथेंटिक समाज की कल्पना करते होंगे या दुनिया की कल्पना करते होंगे, तो आपके हिसाब से सब कुछ राइट क्या है? मतलब सब कुछ राइट हो जाएगा तो क्या अमृत निकल जाएगा कि इस धरती में से? सब कुछ राइट हो जाएगा तो? और ये सब कुछ राइट आज तक हो ही नहीं रहा। इतने साल हो गए, इतने सारे अवतार आ गए, सब कुछ हो गया और अवतार वैसे तो अब तो आते नहीं है। पहले इतना सारा अधर्म हुआ था, जब आप कहते हैं कि सतयुग था, तब अवतार आ जाते थे और आज कलयुग है, तो भी अवतार नहीं आते। तो इसलिए मैं कहूँगा कि चाहिए वाली कोई बात नहीं है। ज़रूरत होती है, प्राकृतिक ज़रूरत भी होती है, सामाजिक ज़रूरत भी है और फिर ये जो समाज है ना, पुरुष निर्मित हो गया। अगर पानी में रहने की बात है, तो फिर आपको मछली का सहारा लेना पड़ेगा, मगरमच्छ का सहारा लेना पड़ेगा। तो जो जगह बना दी गई है, पुरुष प्रधान बना दी गई है। हर जगह पुरुष ही मालिक है। घर में जाए तो दादाजी हैं बॉस, कहीं पे भी जाएँ कंपनी में तो आदमी बॉस है। महिलाएँ होने लगी हैं लेकिन ज़्यादातर। तो जब बॉस है तो फिर उसको जूते थोड़ी ना खाने हैं, उसको उसका आधिपत्य स्वीकार करना ही पड़ता है। कई बार महिला प्रेम भाव से चली जाती है, कई बार महिला नहीं जाना चाहती, तो आदमी को पता है थोड़ा-सा टाइट करूँगा, थोड़ा-सा इसको विरोध में काम करूँगा तो काम हो जाएगा। सरकारी नौकरियों में देख लो चाहे प्राइवेट में देख लो, उनको ऐसा टास्क दिया जाता है कि परेशान हो जाए। तो उनके जो सीनियर्स हैं ना आदमी, वो उनकी रेड मार देते हैं बढ़िया तरीके से। फिर वो महिला क्या करती है कि यार मुझे तो कंफर्टेबल ज़ोन चाहिए, ये मुझे परेशान कर रहा है, मैं क्या करूँ? चलो इसकी बात मान लेती हूँ। इसके साथ बैठ के दारू ही पी लेती हूँ, क्या दिक्कत है? फिर दारू पी, सब काम हुआ, छुट्टी। तो इसलिए चाहिए वाली कोई बात नहीं है, तो जैसा चाहे जीवन वैसा निकाल सकते हैं। तो आज की इस पॉडकास्ट की कड़ी को मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगा। अनमोल, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया और मैं दर्शकों से भी अब इजाज़त चाहूँगा। अगले पॉडकास्ट में मिलेंगे फिर आपके साथ। नमस्कार।